तो दोस्तों, ये साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी हाल ही में रिलीज हुई है जिसका नाम है द होम। और मूवी के स्टार्टिंग में ही हम मूवी के मेन कैरेक्टर मैक्स को देख पाते हैं, जो एक रेबल टाइप का इंसान है और अधिकतर समय ये नशे में ही धुत पड़ा रहता था और इसका काम था गवर्नमेंट और सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहना। और ऐसा ये तब से बना जब से इसके बड़े भाई ल्यूक की डेथ हो गई और उसे कोई इंसाफ नहीं मिला। शायद उसके कॉलेज में उसे कोई परेशान किया करता था, जिस वजह से ल्यूक ने सुसाइड कर लिया। और मैक्स अब हमेशा अपने बचपन की खुशहाल यादों में खोया रहता था, जब बचपन में वो अपने फॉस्टर पेरेंट्स और सिबलिंग्स के साथ में रहा करता। लेकिन क्योंकि मैक्स के बड़े भाई ल्यूक से ही जमती थी, तो वही उसका फेवरेट था। और उस समय ल्यूक को तब मौका मिला था अच्छे कॉलेज में जाने का, तो सभी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन मैक्स इस वजह से दुखी था क्योंकि ल्यूक उससे दूर हो जाएगा। मैक्स बचपन से ही आर्टिस्ट था और बड़े होने के बाद भी वो अपने आर्ट से प्रोटेस्ट किया करता और वो किसी भी बिल्डिंग में पिन से लॉक खोल लेता और अंदर घुस जाता था और वॉल पर पेंटिंग्स बनाकर प्रोटेस्ट किया करता। और इस तरह से उसने गवर्नमेंट के नाक में दम कर दिया होता है, इसलिए पुलिस उसे अरेस्ट कर ले जाती है प्रेजेंट में। और पुलिस स्टेशन में भी बैठे बैठे वो उसी दिन को याद कर रहा था जब उसने अपने भाई ल्यूक की डेथ की खबर सुनी थी। वो एकदम से ही टूट गया उस दिन के बाद और इसलिए अब वो इसका भड़ास निकाल रहा था गवर्नमेंट से। लेकिन उसके फादर उसके लिए फिक्रमंद थे। वो उसे सलाखों के पीछे हमेशा नहीं देखना चाहते थे। वो मैक्स को छुड़ाने के लिए जज से रिक्वेस्ट करने के लिए गए हुए होते, तो जज ने मैक्स को सुधरने के लिए एक मौका दे दिया क्योंकि वो नौजवान था और इसके लिए उसे एक रिटायरमेंट होम में काम करना होगा और वहाँ के बूढ़े लोगों का उसे ख्याल रखना होगा। और ये सर्विस 4 महीनों तक करने के बाद अच्छे से फ्री होने का मौका मिल जाएगा उसे, वरना बार बार इसी प्रकार से उसे जेल के चक्कर काटते रहने होंगे। तो मजबूरन अपने पिता की रिक्वेस्ट पर मैक्स हामी भर देता है वहाँ जाने के लिए, जबकि उसका मन बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि वहाँ पर साफ सफाई करनी होगी। और तब दूसरे ही दिन मैक्स उस रिटायरमेंट होम के पास पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद मेन एंट्रेंस पे ही वो एक स्टैचू को देखता है जिसके हाथ में एक प्याला है और ये चीज यहाँ का मेन सिंबल है। और साथ ही वो एक बूढ़े व्यक्ति को खिड़की से झांकते हुए देख लेता है और ये व्यक्ति कौन है ये हमें बाद में पता चलेगा और इसके लिए आपको अंत तक बने रहना होगा। जिसके बाद मैक्स जब अंदर पहुंचता है, उसके साथ काम करने वाले हेल्पर्स और नर्स मैक्स को समझाते हैं कि यहाँ पर तुम्हें हर समय सब कुछ क्लीन रखना होगा और किसी भी कमरे में एंटर होने से पहले नॉक करना होगा। बेसमेंट में नहीं जाना है और ना ही 4th फ्लोर पर, क्योंकि वहाँ पर इमरजेंसी पेशेंट्स हैं जिन्हें एक्स्ट्रा केयर चाहिए, जो मैक्स के बस की बात नहीं और वो शांति से जीना पसंद करते हैं। मैक्स तब आते ही अपने सर्विस में जुट जाता है क्लीनिंग वगैरह करने के लिए और तब उसे हर कमरे से गार्बेज इकट्ठा करना होगा। और स्टार्टिंग के ही कमरे में जब उसके नॉक करने पर कोई रिप्लाई नहीं आता तो वो सीधा अंदर घुस जाता है क्योंकि अंदर कौन से कोई नौजवान व्यक्ति है। लेकिन अंदर घुसते ही उसे एक ओल्ड लेडी की दर्द भरी आवाज सुनाई देने लगती है। मैक्स को लगा कि शायद उन्हें मदद की जरूरत है, वो तकलीफ में है। लेकिन रूम में झांकने पर मैक्स को पता लगा कि ये बूढ़े कपल इंटीमेट टाइम स्पेंड कर रहे थे, वो भी इस उम्र में। और मैक्स तब शर्मिंदा होकर कमरे से बाहर भाग आता है, जिसके बारे में उस लेडी को भी पता चल जाता है और उसने अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ होता है। और इसके बाद मैक्स तब स्विमिंग पूल के पास आ जाता है और मैक्स की मुलाकात एक नॉर्मा नाम की ओल्ड लेडी से हो जाती है। और नॉर्मा मैक्स से बड़े अच्छे से बातें करती है क्योंकि मैक्स बिल्कुल नॉर्मा के बेटे जैकब की तरह दिखता था। और वहाँ पर एक खूनी इंसिडेंट के बाद सबको वहाँ पुल से बाहर आना पड़ता है क्योंकि किसी की स्किन सर्जरी हुई थी और खून बहने लगा था और सबका इस इंसिडेंट के बाद दिमाग खराब हो जाता है। और तब मैक्स को उन डेड बॉडी टाइप लोगों के साथ में रहना बहुत भारी पड़ रहा था, मगर क्या करे, वो वहाँ से भाग भी नहीं सकता था। ऊपर से उसे यहाँ पर आने के बाद हर रात नाइटमेयर आने लगे थे, वो ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। और उसके ऊपर ही 4th फ्लोर था जहाँ से कुछ अजीब आवाजें आया करती थी, चीखने चिल्लाने की। और हर रात उसका दरवाजा भी कोई खोलकर जैसे उसे चेक करने आया करता। लेकिन मैक्स को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बाद वो सोने की कोशिश करता है, पर सुबह सुबह ही वहाँ के सारे बूढ़े लोग आकर उसे उठाने लगते हैं क्योंकि सभी उसको वेलकम करना चाहते थे, जो मैक्स को थोड़ी खुशी देता है यहाँ पर, वरना कल का दिन तो बड़ा बोरिंग था। और मैक्स वहीं पर एक मिस्टीरियस टर्की आर्टिस्ट को भी देखता है और अंत में यहाँ मैक्स की मुलाकात
यहाँ के डॉक्टर से होती है जो इनका इलाज किया करता था, और ये आते ही मैक्स की आंखों की बखान करने लगता है। क्यों, ये आपको बाद में पता चलेगा। दिन तो उसका ठीक ठाक जाता है, लेकिन रात को मैक्स को फिर से एक नाइटमेयर आता है, जहाँ पर उसे वही मास्क वाली वही बूढ़ी लेडी नजर आती है जो उसके पास आकर लेट गई होती है। और वो कपल तब तुरंत ही मैक्स को स्टैब करके मार डालता है, जिससे मैक्स की तुरंत ही नींद खुल जाती है। इसलिए वो कॉरिडोर में टहलने के लिए निकल जाता है और उसे तब फिर से 4th फ्लोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। वो क्यूरियस होता जा रहा था कि आखिर माजरा क्या है, मगर तभी नॉर्मा वहीं पर आ जाती है बातचीत करने के लिए, और उसे वो अपने कमरे में लेकर चली जाती है क्योंकि इसे भी नींद नहीं आ रही होती है। तब मैक्स को उनके कमरे में एक छोटा सा लकड़ी का प्याला नजर आता है जो उसने कहीं पर देखा हुआ था, मगर उसे याद नहीं आ रहा था कि कहाँ देखा था। मैक्स की नजर तब एक आधी अधूरी पेंटिंग पर पड़ती है जो नॉर्मा के कमरे में था, और ये पेंटिंग नॉर्मा के बेटे ने बनाई थी और उसी ने उस पेंटिंग को तोड़ दिया था, शायद झगड़े लड़ाई के दौरान। और अब जब वो इस दुनिया में नहीं है, नॉर्मा को उसकी बहुत याद आती है, और उसके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उस आधी पेंटिंग में एक उगता हुआ सूरज और कुछ पक्षियां उड़ रही होती है, और वो अपने बेटे की वजह से ही सो नहीं पाती थी। और मैक्स यहाँ पर हर दिन उन बूढ़े लोगों को नए नए कारनामे करते हुए देखता था और सोचता था कि ये लोग इतनी उम्र में भी इतने एक्टिव कैसे हो सकते हैं। और इसके बाद जब उसे 3rd फ्लोर को क्लीन करने का जिम्मा दिया जाता है, तो वो फिर से उन चीखों को क्लियरली सुन पाता है, और इस बार उससे रहा नहीं जाता। वो अपने क्लिप टेक्निक से डोर को अनलॉक कर लेता है और वहाँ के कमरे में एंटर हो जाता है, जहाँ का नजारा उसे एकदम से ही शॉक कर देता है, क्योंकि यहाँ पर जो पेशेंट्स थे उनकी हालत हद से ज्यादा बदतर थी, और उनके चीखने चिल्लाने की आवाजों को दबाने के लिए टीवी और स्पीकर्स को ऑन करके रखा गया था। और कुछ की तो आंखों से खून बह रहा था, कुछ के नाखून सड़ चुके थे और स्किन भी सड़ने लगी थी, और वहाँ से बहुत ज्यादा बदबू भी आ रही थी। और इतनी गंभीर हालत होने के बावजूद न इन्हें बेड दिया गया था और न ही कोई लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जो मैक्स को सोच में डाल देता है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। तब मैक्स को देखते ही उनमें से एक पेशेंट मैक्स के ऊपर आकर टूट पड़ता है, वही बूढ़ा व्यक्ति जो खिड़की से झांक रहा होता है। और मैक्स को तब समझ ही नहीं आता कि वो आखिर हेल्प मांग रहा है या फिर गुस्से में उससे भिड़ता जा रहा है। और इतने में ही बाकी के क्लीनर्स वहाँ पर आ जाते हैं और मैक्स को खूब फटकार लगाते हैं कि वो वहाँ पर कैसे पहुँचा जबकि उसे रोका गया था। और वो तो अच्छा हुआ कि ये लोग मैक्स की शिकायत ऊपर तक नहीं पहुँचा रहे, वरना मैक्स को फिर से सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाएगा। इसलिए वहाँ का डॉक्टर भी उसे वार्न करता है कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। तब उस रात सब लोग पार्टी कर रहे थे, मगर नॉर्मा नहीं, और मैक्स तब उससे बात करता है और उससे बताता है कि उसने क्या देखा 4th फ्लोर पर, मगर नॉर्मा उससे कहती है कि उसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकता और ना ही कोई और ऐसा लगा जैसे नॉर्मा उन सब चीजों के बारे में कुछ जानती थी, मगर वो मैक्स से इसके बारे में छुपा रही थी। और मैक्स को तब सोते समय उन्हें 4th फ्लोर वाले पेशेंट्स का नाइटमेयर आने लगता है कि वो सब लोग मिलकर मैक्स को मार डाल रहे हैं। और तब दूसरे ही दिन वो नॉर्मा को डॉक्टर और हेल्पर के साथ में आर्ग्यू करते हुए देख लेता है और सोचने लगता है कि आखिर बात क्या है। तो वो मौका मिलते ही नॉर्मा से पूछने के लिए निकल पड़ता है, जो लुइस के मर्डर मिस्ट्री वाले पार्टी के लिए तैयार हो रही होती है। और मैक्स के उस आर्ग्यूमेंट वाली बात के बारे में पूछने पर वो उसे झट से टाल देती है। और मैक्स उस वक्त प्यार से नॉर्मा के लिए उसके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो आधी पेंटिंग बनाकर लाया था, जो नॉर्मा के बेटे के हाथों से टूट गया था। और वो पेंटिंग देख नॉर्मा इमोशनल हो जाती है, उसे उसके बेटे की याद आ गई थी। इसलिए वो मैक्स को बचाने के लिए उसे बताने लगती है कि ये जगह उसके लिए सही नहीं है, उसे यहाँ से जल्द निकलना होगा। और तभी किसी को आता सुन वो मैक्स को भगाने लगती है और खुद भी अपने कमरे में घुस जाती है मैक्स की जान बचाने के लिए, और आगे कुछ भी नहीं बोलती। और मैक्स अब सोच में पड़ गया था कि नॉर्मा आखिर उसे क्या बताना चाहती, और अब तो वो और भी ज्यादा क्यूरियस होता जा रहा था कि यहाँ पर क्या गलत चल रहा है। और दोबारा जब वो नॉर्मा से उसी रात मिलने के लिए जाता है, तब वो एडमिट कर दी गई होती है लो ब्लड और शुगर की वजह से, जबकि वो अब तक ठीक ठाक थी। और अगली सुबह को ही जब मैक्स बाहर क्लीनिंग कर रहा होता है, नॉर्मा ऊपर से गिरती है और बड़ी ही भयानक तरीके से उसकी डेथ हो जाती है, जो देख मैक्स को एकदम से ही झटका लग जाता है। और पुलिस जब वहाँ पर आती है, तब डॉक्टर उन्हें नॉर्मा का सुसाइड नोट थमा देते हैं
कि नॉर्मा अपने मरे हुए बेटे को ज्वाइन करना चाहती थी, इसलिए उसने सुसाइड करा, जिस पर मैक्स को यकीन ही नहीं हो रहा था। और अब मैक्स काफी ज्यादा दुखी था। वो इसके बारे में लुइस से बात करने की भी सोचता है और लुइस से बात करते ही लुइस को अटैक आ जाता है, लेकिन फिर वो तुरंत ही नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये चीज मैक्स को सोच में डाल देती है कि क्या लुइस की तबीयत खराब है। और सीन यहीं पर कट होता है। और रात में एक नाइटमेयर के बाद मैक्स देखता है कि किसी ने उसके कमरे में स्पेशल लाइट लैंप लाकर रख दिया होता है, बिल्कुल कॉपी पेन वाला, जिससे अंधेरे में लिखा हुआ सब कुछ नजर आता है। दीवार पर उस इंसान ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा हुआ होता है कि फाइंड द मार्क्ड वंस, और वो तब लुइस के गले के पास एक क्रॉस का निशान देख लेता है उसी लाइट के हेल्प से, जो शायद वहाँ के अधिकतर लोगों के गले पर वो देख पाता है। मैक्स सोच में पड़ चुका था कि क्या इन पर कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, इन बूढ़े लोगों पर, और क्या इसके बाद इन्हें 4th फ्लोर वाला पेशेंट बना दिया जाएगा। वो अपने पेरेंट्स से इसके बारे में कुछ नहीं बताता, मगर खुद से ही खोजबीन करता रहता है। और वो नॉर्मा के कमरे में भी एविडेंस ढूंढने के लिए निकल जाता है, मगर उसका सारा सामान चलने के लिए डाल दिया गया था बेसमेंट में। तब वो फर्नेस में जाकर नॉर्मा की डायरी निकाल लेता है, जो अब तक चली नहीं थी, या फिर उसे उल्लू बनाने के लिए वो डायरी रखी गई हो। और उसे तब नॉर्मा का वो प्याला भी मिल जाता है, जो वो तुरंत ही अपने पास रख लेता है नॉर्मा की याद के लिए। और तब नॉर्मा की डायरी को पढ़कर उसे पता चलता है कि नॉर्मा डरी हुई थी कि कहीं अगली बारी उसकी और लुइस की तो नहीं। और मैक्स तब ये बात लुइस को जैसे ही बताने के लिए जाता है, वो देखता है कि लुइस 4th फ्लोर वाले पेशेंट्स की तरह बिहेव करने लगा था और अपने ही मर्जी से अपने दांत वगैरह उखाड़ रहा था, पूरा खून से एकदम से लथपथ था। और मैक्स को तब उसकी हालत देख डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, और इसके बाद वो डॉक्टर सेबियन के बारे में पता लगाने लगता है इंटरनेट पे कि वो कैसा इंसान है और वो किस चीज का स्पेशलिस्ट है। और मैक्स को तब पता चलता है कि वो 75 साल की ह्यूमन माइंड को स्टडी कर रहा है, और सबसे ज्यादा फेमस तो इसकी कॉन्ट्रोवर्शियल आई थेरेपी है। और ये सब कुछ वो देख ही रहा होता है कि तभी मैक्स को अनगिनत मैसेजेस आने लगते हैं। क्लिक करने पर अपने आप से ही एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है और एक फेसलेस सी लड़की उससे जुड़ जाती है लाइव, जो अब उसे पल पल की खबर दे रही है कि कौन उसके कमरे में आने वाला है, कौन कहाँ जाने वाला है। और वो हर वक्त लाइव ही रहा करती थी, जैसे उसे कोई काम ही नहीं था। और वो मैक्स से तब हेल्प मांग रही होती है कि वो उसे बचा ले, और इनकी बात ठीक से हो भी नहीं पाई और सर्वर डिस्कनेक्ट हो गया। और इसके बाद मैक्स नीचे जाकर देखता है कि सबकी हालत एक जैसी ही थी, सब एक जैसे ही बिहेव कर रहे थे। उनकी गर्दन में दर्द हो रहा था, जैसे उन्हें भी मार्क कर दिया गया हो, बिल्कुल लुइस की तरह। और मैक्स तब इसका पता लगाने के लिए हर जगह कैमरा फिक्स कर देता है, चुपके से सब पर नजर रखने के लिए। और तब जैसे ही रात हुई, फ्लोर पर आना जाना मच गया, और वो तब उन्हें बूढ़ी व्यक्तियों में से किसी एक को 4th फ्लोर पर ले जाते हुए देख लेता है, और उस इंसान की चीखने की भी आवाजें आने लगती है। और इसके बाद जब वो पता करके अपने कमरे में लौट कर आया, वो फेसलेस लेडी जो लाइव आया करती थी, वो उस वक्त उसके कमरे में मौजूद थी। और वो ये बताने के लिए आई थी कि गवर्नमेंट इन्हें फंड करता है ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और अधिकतर इन्हें एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत है एनिमल्स पे, लेकिन ये इन एक्सपेरिमेंट्स को इन बूढ़े व्यक्तियों पर करते हैं। और वो तब मैक्स को प्रोत्साहित करती है कि मैक्स को सबूत इकट्ठा करने होंगे इन्हें एक्सपोज करने के लिए। और उस लेडी को इसलिए इतनी फिक्र हो रही थी क्योंकि पहले उसके फादर नीचे रहा करते थे और अब वो 4th फ्लोर पर है। बस इतना ही बताकर वो बाहर निकलने ही वाली होती है कि तभी 4th फ्लोर वाला वही बूढ़ा पेशेंट उस पर अटैक कर देता है, और हाथापाई में मैक्स को चोट लग जाती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। और जब उसकी नींद खुलती है तब कुछ ठीक ठाक था, मगर उसके साथ कुछ भी हो सकता था, इसलिए वो वहाँ से तुरंत ही भाग निकलता है। पर उसके फादर जो थे वो उसे पकड़कर घर उठा लाए, और घर आने पर वो देखता है कि मैक्स की 2 और फॉस्टर सिस्टर्स घर आ चुकी थी, जिनका नाम था टेसा और जैकी। और दोनों ही लड़कियां काफी ज्यादा शांत स्वभाव की थी। वो दोनों जैसे डरी सहमी सी भी लग रही थी। मैक्स की मॉम तब उसे कमरे में आराम करने के लिए छोड़ आती है, और आराम हो जाने के बाद ये मैक्स को वापस वहीं पहुंचाने वाले थे, वरना मैक्स की सजा बढ़ जाएगी। पर उससे पहले मैक्स की मॉम जो थी वो नॉर्मा वाला डायलॉग मारकर चली जाती है, और मैक्स तब सोच में पड़ जाता है कि क्या उसकी मॉम नॉर्मा को जानती थी। और इसलिए जब मैक्स के पेरेंट्स जज से रिक्वेस्ट करने के लिए जा रहे होते हैं, तो मौका देख मैक्स अपने फॉस्टर सिस्टर्स को
नॉर्मा की पिक्चर दिखाता है कि उन लोगों ने क्या इन्हें कभी देखा है, लेकिन उन्होंने कहीं भी नहीं देखा था इस लेडी को। और वो हर जगह खोजबीन करने लगता है, लेकिन मिलता उसे कुछ भी नहीं। और तब उसे परेशान देख उसकी बहनें उसके पास आ जाती हैं और नॉर्मा वाले उस प्याले को देख और वो सोचती हैं कि शायद मैक्स ने भी उस सीक्रेट प्लेस को देखा होगा, क्योंकि वो जगह ऐसे ही प्यालों से भरा पड़ा है। जो सुन मैक्स हैरान रह जाता है और वो दोनों तब मैक्स को उस सीक्रेट कमरे तक लेकर जाती हैं जो उन्होंने गलती से डिस्कवर कर लिया होता है। और इस कमरे को मैक्स ने कभी पहले नहीं देखा था। और जैसे ही यहाँ पर उसके पेरेंट्स आते जाते रहते थे हमेशा। और आपको याद होगा रिटायरमेंट होम के आगे खड़ी वो प्याला पकड़े हुए लेडी, वो यहाँ पर भी है। और यहाँ पर हम उसके नाम को जान पाते हैं। उसका नाम है जिया, गॉडेस ऑफ यूथ। और ये लोग जिया को ही वर्शिप किया करते थे, जीसस को नहीं। और आगे टेसा मैक्स को कुछ फोटो एल्बम्स के बारे में भी बताती है जो 1997 के टाइम से ही है। और यहाँ पर मैक्स के सामने एक शॉकिंग सीक्रेट रिवील होती है कि मैक्स के पेरेंट्स एक नंबर के फ्रॉड हैं। ये दोनों भी रिटायरमेंट होम वाले लोगों से मिले हुए हैं और रिटायरमेंट होम के सारे ही मेंबर्स कल्ट फॉलोअर्स हैं, क्योंकि फोटो में हम देख सकते हैं कि उनके फॉरहेड पर उसी प्याले का सिंबल बना हुआ है। और यहाँ तक तो ओके था। आगे मैक्स और भी ज्यादा शॉक रह जाता है जब वो देखता है कि हर साल ये एक यूथ लड़के या लड़की का सिलेक्शन करते हैं और अपना शिकार बनाकर सेलिब्रेट करते हैं। और उन्हीं एल्बम्स में से एक फोटो में उसे लूक भी नजर आ जाता है। और इसका मतलब ये हुआ कि लूक ने सुसाइड नहीं करा था और वो भी उसी रिटायरमेंट होम में ही है। और इस कल्ट में नॉर्मा भी शामिल थी और शायद नॉर्मा ने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा था और कल्ट के भेंट चढ़ा दिया। और शायद इसीलिए वो सो नहीं पाती थी, पर वो मैक्स को बचाना चाहती थी और शायद इसीलिए उसे मार दिया गया। और शायद मैक्स के साथ भी यही होने वाला था। वो तब कुछ फोटोज को उखाड़ता है और वापस से रिटायरमेंट होम की ओर चल देता लूक को बचाने के लिए। और लूक वही था जो खिड़की से हमेशा झांकता रहता था और उसने मैक्स को डरा कर वहाँ से भगाने की कोशिश भी करी थी ताकि मैक्स बच जाए, मगर वो बेचारा समझ ही नहीं पाया। और इस एल्बम के सारे यूथ लोग वहाँ पर मौजूद थे। वो बूढ़े वैसे के वैसे थे, मगर ये यूथ जो थे वो बूढ़े बन चुके थे। मैक्स तब जाकर अपने भाई से मिल लेता है, लेकिन इससे पहले वो उन सबको आजाद कर पाता मैक्स को इंजेक्ट करके बेहोश कर दिया जाता है। और जब मैक्स की आंखें खुलती है तो वो खुद को उसी तरह पाता है जैसे लूक और बाकी के यूथ्स फोटो में थे। और यहाँ पर सभी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं जिया के नाम से। और मैक्स को तब उनकी बातों से ये पता चलता कि ये जो कुछ भी हुआ ये एक गेम था जो इन लोगों ने मैक्स के साथ में खेला। और वो खेल वो अपने हर शिकार के साथ में खेलते हैं। वो उन्हें उलझाते हैं, अपने खाने के साथ में खेलते हैं। जैसे कि वो फेसलेस लेडी जो थी वो खुद डॉक्टर सेबियन की वाइफ थी। लुइस और ये सब भी सिर्फ मैक्स के साथ में खेल रहे थे। वो सब इसका लुत्फ उठा रहे थे। और यहाँ तक कि मैक्स के फॉस्टर पेरेंट्स भी, ये कपल अपने अधिकतर फॉस्टर चिल्ड्रन को यहाँ पर दान कर देते हैं जिया के नाम। और अगले सीन में ये सब अपने अपने वेश बदल कर आ जाते हैं, क्योंकि अब मैक्स के साथ वो होगा जिसके लिए ये सब कल्ट मेंबर्स बेताब थे। दरअसल जिया के हिसाब से इंसान की आंखों के पीछे जो ग्लैंड होता है उसी लिक्विड से इंसान जवान रहता है और साइंस इसे निग्लेक्ट करता है। मगर ये कल्ट मेंबर जिया के हिसाब से चल रहे थे, जिसमें ये नौजवानों की आंखों से उस लिक्विड को इंजेक्शन से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसका सेवन ये उन्हीं छोटे छोटे प्यालों के जरिए करते हैं बिल बांटकर। और जब ये लोग किसी भी यूथ के अंदर से ये सीरम निकालते हैं तो वो व्यक्ति 100 साल बूढ़ा महसूस करने लगता है। और धीरे धीरे ये साइंस विजिबल होते जाते हैं जैसे लूक और बाकियों पर नजर आ रहा था। और ये कल्ट मेंबर्स उसी सीरम को पीकर नौजवान बने हुए थे और ये सभी 90 वर्ष के ऊपर के थे। मैक्स के पेरेंट्स तो 110 साल के थे, लेकिन फिर भी बुढ़ापा उन्हें छू नहीं पा रहा था, क्योंकि इस सीरम से सभी जवान बने हुए थे और इनकी इंटीमेसी स्ट्रेंथ भी बरकरार थी। इसलिए ये इन बच्चों को नेक्टर समझकर उन्हें संभाल कर रखते हैं 4th फ्लोर पर, ताकि बार बार हर रोज ये लोग उनकी एनर्जी चूसते रहे। और इसके बाद जब मैक्स के आंखों से वह लिक्विड निकाला जाना था, तब मैक्स डॉक्टर से कहता है कि पूरा का पूरा निकाल लेना, क्योंकि अगर मैं बच गया तो तुम में से कोई भी नहीं बचने वाला। तब डॉक्टर उससे कहता है कि कल तक तो तुम उठ भी नहीं पाओगे। और इस प्रोसीजर के बाद मैक्स को भी 4th फ्लोर वाले पेशेंट्स के साथ में व्हीलचेयर पर छोड़ दिया जाता है,
क्योंकि अब मैक्स भी हार्मलेस बन चुका था और ये चीज लुक को बर्दाश्त नहीं थी, क्योंकि मैक्स ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। लुक तब अपना दिमाग लगाता है और जिस तरह से वो सब रोज टॉर्चर हुआ करते थे, लुक डिसाइड करता है कि आज आखिरी दिन वो सब खुद को टॉर्चर कर लेंगे ताकि उन्हें रोज रोज टॉर्चर न होना पड़े। और तब लुक अपने व्हील चेयर के एक लोहे की तीली को निकालता है और एक कांच का बीकर लेकर वो खुद के साथ साथ अपने सारे साथियों की आंखों को उसी तीली से प्रिक करके सबके आंखों के अंदर से उनके ग्लैंड का वो लिक्विड निकाल कर इकट्ठा कर लेता है उसी बीकर में। और अब डिया के ही फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए ये सब इकट्ठा किए गए उस लिक्विड को एक साथ मैक्स को पिला देते हैं। भले ही इसके बाद वो सब के सब पस्त पड़ जाएंगे, लेकिन वो लिक्विड पीने के बाद मैक्स के अंदर असीम शक्तियाँ आ गई और इसके बाद वो एकदम फुर्ती से उठता है सबको खत्म करने के लिए। और तब वो कुल्हाड़ी और अन्य हथियार उठाकर उनकी ओर बढ़ने लगता है सबको खत्म करने के लिए। और ये हेल्पर्स जब 4th फ्लोर पर पहुँचे, ये देखते हैं कि सारे पेशेंट्स नीचे गिरे पड़े हैं और मैक्स गायब है। और अब मैक्स एकाएक सबको बड़ी निर्ममता से स्लॉटर करता चला जा रहा था, जो सीन काफी ज्यादा भयावह था। मैक्स के पेरेंट्स ये देख अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं घर की, लेकिन तभी तगड़ी आंधी तूफान आ जाती है और यहाँ अंदर डॉक्टर सेवियन जब अपने बचाव के लिए रिवॉल्वर निकाल लेते हैं, तब मैक्स भी लुइस को अपना ढाल बना लेता है, उसके अंदर गोलियां दगवा देता है सारी की सारी। और इसके बाद जब डॉक्टर के रिवॉल्वर की गोलियां खत्म हो जाती है, तो मैक्स डॉक्टर और उसकी वाइफ और अन्य सबको पूरी तरह से खत्म कर डालता है। और मैक्स को उसके पेरेंट्स को मारने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि तूफान में जब एक आयरन रूफ उड़ता हुआ गया तो वो उसी के जरिए कटकर मारे जाते हैं। सभी की कहानी तब खत्म हो जाती है। लेकिन उनका क्या, जो 4th फ्लोर पर अब भी पस्त पड़े थे। मैक्स तब दिमाग लगाता है और जितने भी लोग मरे पड़े थे उन सभी की आंखों से वो सीरम निकाल लेता है और वो उनके ग्लैंड से वो लिक्विड एक्सट्रैक्ट करके 4th फ्लोर वाले लोगों को पिला देता है ताकि उन्हें थोड़ी शक्ति मिल जाए चलने फिरने के लिए। और नेक्स्ट सीन में हम मैक्स को लूक और अन्य पेशेंट्स के साथ में देख पाते हैं जो अब आजाद हैं और बाहर की दुनिया को देख वो काफी ज्यादा खुश थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।